आज हम 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अध्याय 3 आंकड़ों का संकलन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत समंकों का संकलन, प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि आदि का अध्ययन किया जा चुका है। इसके बाद संवाददाताओं द्वारा सूचना की प्राप्ति, सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर सूचना प्राप्त करना, प्रगणकों द्वारा अनुसूची भरवाना आदि का विस्तार से अध्ययन इसके पहले किया जा चुका है। अब हम आते हैं जो संकलित किए जाते हैं उनमें से उपर्युक्त विधि का चुनाव के अंतर्गत प्राथमिक समंक संकलित करने की उपर्युक्त 5 विधियों में से कौन सी विधि उपयुक्त है, इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पहला, अनुसंधान की प्रकृति। यदि अनुसंधान की प्रकृति ऐसी है कि जिसमें व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उचित रहेगा। लेकिन यदि सूचनादाता शिक्षित एवं जिम्मेदार व्यक्ति है तो डाक द्वारा प्रश्नावलियां भेजकर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसके विपरीत यदि सूचनादाता अशिक्षित है तो प्रगणकों की नियुक्ति कर अनुसूचियों को भरकर प्राथमिक समंक संकलित किए जा सकते हैं। दूसरा, अनुसंधान का क्षेत्र। यदि अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त माना जाता है, लेकिन अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होने पर अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि उपयुक्त मानी जाएगी। अनुसंधान क्षेत्र के बिखरे होने पर स्थानीय संवाददाताओं की नियुक्ति कर समंक संकलित किए जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा, शुद्धता का स्तर। यदि शुद्धता का स्तर उच्च कोटि का है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त है, लेकिन उचित मात्रा की शुद्धता से अनुसंधान का कार्य चल सकता है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान अथवा प्रगणकों द्वारा अनुसूचियों को भरा जाना अथवा डाक द्वारा प्रश्नावली को भेजने के लिए इनमें से किसी भी विधि को अपनाया जा सकता है। चौथा, उपलब्ध धन। यदि अनुसंधान पर खर्च की जाने वाली राशि कम है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि उपयुक्त होती है अथवा डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संकलित की जा सकती है। लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में धन है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि अथवा क्षेत्र विस्तृत होने पर प्रशिक्षित प्रगणकों की नियुक्ति समंकों के संकलन के लिए अपनाई जा सकती है। पांचवा, उपलब्ध समय। यदि अनुसंधान के लिए समय बहुत कम है तो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन पर्याप्त समय होने पर अन्य विधियां उपयोग में लाई जा सकती है। छठवां, अनुसंधान का उद्देश्य। यदि अनुसंधान का उद्देश्य किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन करना है तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि उपयुक्त होती है। अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होने पर प्रशिक्षित प्रगणकों की नियुक्ति कर समंक संकलित किए जा सकते हैं, लेकिन यदि अनुसंधान का उद्देश्य पहले से प्रतिपादित सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना अथवा उसका समर्थन करना हो तो डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है अथवा स्थानीय संवाददाताओं से समंक संकलित किए जा सकते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं प्रश्नावली एवं अनुसूची। ये प्रश्नावली क्या होता है, अनुसूची किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान में प्राथमिक समंकों के संकलन हेतु प्रश्नों की एक ऐसी सूची को प्रश्नावली, रिक्त फॉर्म, अनुसूची आदि नामों से जाना जाता है। रिक्त फॉर्म सांख्यिकी अनुसंधान हेतु चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची जिसमें प्रत्येक प्रश्न के आगे या नीचे की ओर प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए रिक्त स्थान होता है, उसे रिक्त फॉर्म कहा जाता है। प्रश्नावली सांख्यिकी अनुसंधान हेतु
चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक ऐसी सूची जिसमें प्रश्नों के उत्तरों के लिए रिक्त स्थान नहीं होता, अर्थात खाली स्थान नहीं छोड़ते, किंतु उत्तर अलग से कागज पर लिखे जाते हैं, प्रश्नावली कहलाते हैं। प्रश्नों की एक ऐसी सूची जो डाक द्वारा सूचकों को प्रेषित की जाती है तथा जिसमें प्रश्नों के उत्तर सूचकों द्वारा स्वयं भरे जाते हैं, प्रश्नावली कहलाती है। अब आते हैं अनुसूची। सांख्यिकीय अनुसंधान हेतु चुने गए विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची जिसमें प्रश्नों के उत्तर प्रगणकों द्वारा सूचकों से पूछताछ करके लिखे जाते हैं, अनुसूची कहलाती है। अर्थात अनुसूची में प्रश्नों को प्रगणकों द्वारा सूचकों से, अर्थात जो सूचना देते हैं उनसे पूछकर लिखा जाता है, उसे अनुसूची कहा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं अच्छी प्रश्नावली के गुण। इसके अंतर्गत एक प्रश्नावली में प्रमुख रूप से निम्नांकित गुणों का होना अति आवश्यक है। इसमें पहला है प्रश्नों की संख्या कम। एक अच्छी प्रश्नावली का पहला गुण यह होना चाहिए कि प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों की संख्या जहाँ तक संभव हो कम हो। प्रश्नों की संख्या इसलिए कम होनी चाहिए जिससे सूचना देने वाले व्यक्ति उत्तर देते समय अपने आप में बोरियत महसूस न करे। लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या इतनी कम न हो कि आवश्यक सूचना की प्राप्ति ही न हो सके। दूसरा, प्रश्न छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। एक अच्छी प्रश्नावली का दूसरा गुण यह होना चाहिए कि प्रश्न छोटे एवं स्पष्ट हो। इससे सामान्य व्यक्ति भी प्रश्नावली को समझ सकता है। यदि प्रश्न लंबे, अस्पष्ट एवं कठिन होंगे तो उनको समझना कठिन हो जाता है। सामान्यतः प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना अथवा एक अंक के रूप में होना चाहिए। तीसरा, वर्जित प्रश्न, अर्थात प्रश्नावली में ऐसे प्रश्नों का समावेश नहीं करना चाहिए जिनके पूछने पर सूचना देने वालों के मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जिससे व्यक्तियों को कुछ जवाब देते हुए न बने। चौथा, उचित स्थान। प्रश्नावली बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों के सामने उत्तर लिखने के लिए उचित स्थान हो, जिससे कि उत्तर देने वालों को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। पांचवा, उचित क्रम। प्रश्नावली तैयार करते समय इस बात की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का समावेश किया गया है वे एक उचित क्रम में हो। जैसे हमारे सामने दो प्रश्न हैं। पहला, क्या आप नौकरी करते हैं? और दूसरा, यदि हाँ तो आपका वेतन कितना बनता है? यदि इन दोनों प्रश्नों में से द्वितीय प्रश्न अर्थात आपका वेतन कितना बनता है, इस प्रश्न को पहले पूछा जाए और प्रथम प्रश्न अर्थात क्या आप नौकरी करते हैं, ये प्रश्न बाद में पूछा जाए तो यह प्रश्न पूछने का उचित क्रम नहीं होगा। छठवां, निर्देश। शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रश्नावली में उत्तर देने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि लंबाई संबंधी प्रश्न पूछा गया है तो स्पष्ट होने चाहिए कि लंबाई मीटरों में देनी है अथवा सेंटीमीटरों में अथवा इंचों में। इसके बाद सातवां पॉइंट, अनुसंधान संबंधी प्रश्न। प्रश्नावली में केवल उन्हीं प्रश्नों का समावेश होना चाहिए जो कि वास्तव में अनुसंधान कार्य से संबंधित हो। जैसे यदि एक फैक्ट्री के श्रमिकों की मजदूरी संबंधी जांच करनी हो तो उनका दृष्टिकोण संबंधी प्रश्न पूछने का कोई
औचित्य ही नहीं रहता। 8वां, सरलता। प्रश्नों की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। प्रश्न छोटे होने चाहिए। प्रश्न लंबे तथा जटिल नहीं होने चाहिए। गणित संबंधी प्रश्न भी नहीं पूछना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात एक बार कुछ सूचकों पर विभिन्न प्रश्नों का पहले से ही परीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि कोई कमी या अशुद्धि होने पर आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सके।